Welcome to my YouTube channel. Episode 21 Health and Heaven Pharmaceuticals. आयना और पूर्वांश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। आयना अपनी आंखों में नफरत और गुस्सा लेकर पूर्वांश को देख रही थी। तभी पूर्वांश तिरछा मुस्कुराकर बोला, नो मून फेस, जो करना है करो, मर्जी तुम्हारी है, बट हाँ याद रहे, इज्जत भी तुम्हारी है। न जाने पूर्वांश की बात सुन आयना के दिमाग में क्या आया। उसने सीधे पूर्वांश को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। इससे पहले कि उसका हाथ पूर्वांश के गाल को छू पाता, पूर्वांश ने कसकर आयना का हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। पूर्वांश और आयना का सीन आपस में टकरा रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में अभी भी देख रहे थे। पूर्वांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक बार गलती करके सजा भुगत रही हो तो तुम्हें सुकून नहीं है मून फेस। तुम फिर से वही गलती करना चाहती हो और फिर से कुछ ऐसा चाहती हो जो मैं कर दूं और तुम झेल ना पाओ। आयना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या कर लोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा मेरी इज्जत का तमाशा बनाओगे, लेकिन तुम ये भूल चुके हो कि तुम मेरे साथ साथ खुद का भी तमाशा बना रहे हो मिस्टर सरकार। पूर्वांश उसकी आंखों में देखते हुए उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत किए जा रहा था। आयना उसकी आंखों में देख रही थी, दर्द था पर चेहरे पर झलकने वाला नहीं था। तभी पूर्वांश ने आयना का दूसरा हाथ पकड़ा जिसमें चोट लगी हुई थी। आयना धीरे से बोली, किसी की कमजोरी का फायदा उठाना तुम्हारे खून में है क्या मिस्टर सरकार? पूर्वांश उसे देखकर बोला, खून में तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर है। कमजोरी का फायदा उठाओ तभी तो फायदा मिलेगा, और अगर नहीं फायदा उठाना तो कमजोरी रखो मत। मूनफेस जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। अब सवाल इतने होंगे कि तुम थक जाओगे, और अगर नहीं थकी तो मैं तुम्हें थका दूंगा अपने तरीके से। आयना कुछ बोल पाती कि तभी पूर्वांश ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और उसे आगे की तरफ धक्का दिया। आयना खुद को संभाल नहीं पाए और वो सीधे नीचे गिर गई। वो एकदम से चिल्लाकर बोली, व्हाट द हेल मिस्टर पूर्वांश सरकार। पूर्वांश उसे देखकर बोला, वही जो तुम्हें समझ में नहीं आया मून फेस, दिस इज हेल। अगर अभी भी तुम नहीं समझने वाली तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम है। बोलकर वो वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। आयना खड़ी होकर बोली, यू नो व्हाट, अब अगर ये बात आ चुकी है तो हिसाब बराबर करते हैं। पूर्वांश अभी भी बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। आयना बिना किसी भाव के बोली, अब तुम देखो मिस्टर सरकार की मैं क्या करती हूँ। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही पूर्वांश खुद से बोला, देखते हैं मून फेस कि तुम क्या क्या करती हो। बोलते हुए वो तिरछा मुस्कुरा दिया। इधर आयना फार्मास्यूटिकल से निकलकर सीधे अपार्टमेंट वापस पहुंची। अपार्टमेंट के अंदर जाते ही विप्लव उसके पास आकर बोला, ये मैटर मैंने दबाने की पूरी कोशिश की है। शाम तक सारे न्यूज़ चैनल से सब कुछ हट जाएगा, लेकिन जो चीज़ पता चल चुकी है वो। आयना बीच में बोली, पता चलने दो विप्लव, जिसे जो पता चल रहा है पता चलने दो। विप्लव कंफ्यूजन से बोला, आप क्या बोल रही हो? दिमाग ठीक तो है ना आपका? आयना एकदम से मुस्कुरा कर बोली, अभी तो दिमाग सही जगह पर आया है और ऐसे ठिकाने पर आया है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। बोलकर वो वही सोफे पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। विप्लव उसके पास बैठकर बोला, जो भी दिमाग में चले सबसे पहले आप मुझे बताओ, मुझे जानना है कि। आयना बीच में बोली, अगस्त्य सरकार और प्रेरणा सरकार, कौन है ये दोनों? विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, अगस्त्य सरकार पूर्वांश सरकार का बड़ा भाई। आयना कुछ पल रुककर बोली, और प्रेरणा सरकार उसकी बीवी। इसका मतलब पूर्वांश सरकार अपने बड़े भाई और भाभी के बच्चे को पाल रहा है, उसका बाप बनकर। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, यस मैम, पूर्वांश सरकार को पर्व से कोई मतलब नहीं है, ये बात बहुत क्लियर है। आयना धीरे से बोली, ये तो मुझे भी पता है, पर अब पूर्वांश सरकार को भी पता चले ना कि उसके भाई ने जिस बच्चे को अडॉप्ट किया था उस बच्चे की माँ जिंदा है। विप्लव कुछ पल रुककर बोला, आप चाहती क्या हो? आयना उसे देखकर बोली, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है, सब कुछ एक तरफ। लेकिन वो बोली रही थी कि तभी विप्लव का फोन बजा। विप्लव ने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ की बात सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद विप्लव ने कॉल कट कर दिया। आयना उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, इस न्यूज़ की वजह से 2 इन्वेस्टर ने बैकअप किया है। उनका डायरेक्ट कॉल आया है कि उन्हें आयना ब्यूटी में इन्वेस्ट नहीं करना। आयना हैरानी से बोली, व्हाट? विप्लव अपने सर पर हाथ रखकर बोला, मुझे लगा ही था कि इस न्यूज़ का असर सीधे की सीधे कंपनी पर पड़ेगा, और वही हुआ। आयना कुछ सोचते हुए बोली, विप्लव, पर्व की कस्टडी मुझे चाहिए। आई थिंक उससे पहले DNA टेस्ट भी कराना होगा,
कोर्ट को प्रूफ चाहिए। विप्लव उसे देखते हुए बोला, वो सब कुछ मैं देख लूंगा, डीएनए टेस्ट के लिए आप अच्छे से जानती है कि पर्व की जरूरत है। आयना उसे देखकर बोली, वो भी हो जाएगा, अगले 2 दिन के अंदर मेरा बच्चा मेरे पास होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पूरा दिन इन्हीं सारी चीजों में निकल गया। शाम तक विप्लव ने ये न्यूज़ दबा तो दी थी, पर जितनी भी न्यूज़ दबा ले पूरी तरीके से कुछ भी खत्म नहीं होने वाला था। जिन लोगों तक ये सब कुछ पहुंच चुका था वो तो हो चुका था। आयना इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका सर इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। उसे अपनी कंपनी की भी फिक्र थी, अपनी रेपुटेशन की फिक्र थी, ऊपर से अपने बच्चे की अलग से फिक्र थी। आयना खुद से बोली, इतनी टेंशन ले करना, मेरा दिमाग अलग ही लेवल से खराब हो जाएगा, बाहर जाना है मुझे। बोलकर उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाए और तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद आयना मुंबई की सड़कों पर गाड़ी चला रही थी। उसे किसी चीज का होश नहीं था। वो बहुत परेशान थी, स्पेशली पूर्वांश को लेकर, और अब उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि क्या पूर्वांश पर्व को उसके साथ जाने देगा। थोड़ी देर बाद आयना ने एक जगह पर गाड़ी रोकी। वो एक खाली सुनसान रास्ता था। आयना तुरंत गाड़ी से उतर गई और वो बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप चलने लगी। वो मुश्किल से 10 कदम ही आगे बढ़ी थी कि पीछे से किसी की सीटी बजाने की आवाज आई। आयना ने एकदम से मुड़कर अपने पीछे 4 आदमियों को देखा जो अजीब नज़र से उसे देख रहे थे। वो मन में बोली, अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली मैंने। तभी एक आदमी वापस सीटी बजाकर बोला, और बिल्लो रानी किधर चली? आयना कुछ पल रुककर बोली, अपने घर। मुझे घर छोड़ेगा क्या? उनमें से एक आदमी आयना की तरफ बढ़ते हुए बोला, कहो तो घर छोड़कर कमरे में आराम से बेड पर बैठा भी दे, अगर आप चाहो तो। आयना कुछ पल रुककर बोली, नो थैंक्स। वो एक्चुअली क्या है ना कि घर में स्ट्रेंजर अलाउड नहीं है। बोलकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। आयना उन आदमियों को क्रॉस करके जा रही थी कि तभी एक आदमी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वो आदमी बड़ी बेशर्मी से बोला, क्या हाथ है इसका? अगर हाथ ऐसा है तो। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी आयना एकदम से मुड़ी और उसने सीधे उस आदमी के मुंह पर एक मुक्का दे मारा। आयना के मुक्का मारते ही उस आदमी का चेहरा एक तरफ झुक गया। वही वो तीनों बचे हुए आदमी हैरानी से कभी आयना को देखते तो कभी उस आदमी को। तभी आयना मुस्कुराकर बोली, क्या लगा? हाथ पकड़ेगा, पढ़कर कुछ भी करेगा और मैं करने दूंगी। बाप का माल नजर आती हूँ क्या तेरे? जो कुछ भी करके निकल जाएगा। वो आदमी एकदम से आयना को देखकर बोला, इस लड़की को पकड़ो, बचकर नहीं जाए आज ये। इतना कहते ही बाकी तीनों आदमियों ने आयना को घेर लिया था। आयना ने सीधे एक आदमी के पेट पर लात मारा और उसने दूसरे आदमी के मुंह पर मुक्का दे मारा। वो उन तीनों आदमियों को मार रही थी, तभी जिस आदमी को उसने सबसे पहले मुक्का मारा था उस आदमी ने पीछे से आयना की पीठ पर दे मारा। आयना पेट के बल नीचे गिर गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उस आदमी ने एक तरफ से उसके पेट पर मारा। आयना के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसका एक हाथ पहले से ही घायल था और उस हाथ पर अलग से लग गई। उसने सर उठाकर उस आदमी की तरफ देखा। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, कितना भी कुछ कर ले पर 4 आदमियों के सामने तो नहीं टिक पाएगी तू। आयना एकदम से उठी। उसने वापस से उनमें से किसी पर वार करने की कोशिश की, तभी एक आदमी ने उसका सर पकड़कर नीचे सड़क पर दे मारा। आयना के सर पर चोट नहीं लगी थी क्योंकि उसने अपने हाथ से अपना सर पर लगने से रोक दिया, लेकिन इस चक्कर में उसकी दोनों हथेलियां छिल गई थी। आयना कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक आदमी उसके ऊपर आया और वो धीरे से बोला, अब कौन बचाएगा तुझे? आयना उसे घूरते हुए बोली, हाथ पर छोड़ मेरे, जान से मार दूंगी। बोलते हुए उसने 2 आदमियों को देखा जिन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वही एक आदमी ने कसकर उसका पैर पकड़ा हुआ था। आयना खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन 4 आदमियों के आगे वो कमजोर पड़ रही थी। जो आदमी आयना के ऊपर था वो धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा। ये देखते ही आयना के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थी। उसके दिमाग में कुछ चीज घूमने लगी थी। वो अपना चेहरा हिला रही थी। इससे पहले कि वो आदमी आयना को छू भी पता या फिर कुछ हो पता, किसी ने सीधे उसके सर पर एक लात दे मारी। आयना ने एक गहरी सांस ली। उसने एक तरफ गिरे हुए आदमी को देखा और फिर अपने सामने खड़े पूर्वांश को देखा जो अपनी सिगरेट जलाकर बोरियत भरे लहजे से उसे देख रहा था। आयना कुछ पल रुककर बोली, मिस्टर सरकार। पूर्वांश उसे देखते हुए बोला, यस मून फेस, अच्छा खासा घर पर बैठकर सो सकती थी तुम, या फिर कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं। तुम्हें रोड पर आकर तमाशा करना था तो मैं तुम्हें बचाने के लिए चला आया। आफ्टर ऑल शिकार तो तुम मेरा हो। तभी एक आदमी पूर्वांश को देखकर बोला, शिकार?
मतलब तुझे भी मजे लेने हैं तो तू भी आजा। पूर्वांश धीरे से बोला, मजे? और वो भी इससे? आईना चिल्लाकर बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर सरकार, ये लुक देना बंद करो, इन सबको हटाओ यहाँ से, आई डोंट लाइक इट। पूर्वांश ने कुछ पल उसे देखा और 2 कदम पीछे हटकर बोला, और मैं क्यों रोकूं? मुझे क्या मिलेगा? आईना हैरानी से बोली, व्हाट द हेल मिस्टर सरकार, तुम्हारे अंदर इतना भी मैनर्स नहीं है कि इंसान प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। पूर्वांश अपनी सिगरेट नीचे फेंक कर बोला, मिस कपूर, मैं फ्री में हेल्प नहीं करता, इस हेल्प के बदले मुझे क्या मिलेगा? आईना जल्दी से बोली, जो बोलोगे वो मिल जाएगा, इन्हें हटाओ। उसने इतना ही कहा था कि तभी जिस आदमी ने उसकी टांगें पकड़ रखी थी, वो आदमी सीधे एक तरफ गिर गया। पूर्वांश ने उसे एक लात मारी थी, वही बाकी बचे 2 आदमियों ने खुद ही आईना का हाथ छोड़ दिया था। आईना जल्दी से खड़ी हुई और अपने कपड़े साफ करने लगी। वो पूर्वांश को देखकर बोली, यू नो वॉट मिस्टर। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि पूर्वांश ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा और जो आदमी आईना को पीछे से मारने वाला था, उसके नाक पर एक मुक्का दे मारा। वो आदमी जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसकी नाक टूट चुकी थी। उस आदमी का खून देखकर बाकी तीनों आदमी भी तुरंत वहां से भाग गए और वो आदमी वहां से चला गया। अब उस रोड पर कोई नहीं था। आईना गहरी सांस लेकर बोली, बच गई मैं। पूर्वांश उसे देखकर बोला, तो कहाँ पर थे हम? मैं जो बोलूंगा तुम वो करोगी। आईना उसे देखकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहते हो वो तो कर रहे हो मिस्टर सरकार, इस बात का तमाशा बनाना बना दिया, अब क्या? उसने इतना ही कहा था कि तभी पूर्वांश ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। आईना हैरानी से पूर्वांश की आंखों में देखने लगी। तभी पूर्वांश की नज़र उसकी हथेली पर गई जो कि छिली हुई थी और उसकी हथेली पर हल्का हल्का खून लगा था। एपिसोड 22, रात का वक्त। पूर्वांश और आईना इस वक्त एक दूसरे के करीब थे। पूर्वांश की नज़रें आईना की हथेलियों की तरफ थी। तभी आईना तेज आवाज में बोली, व्हाट, क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? पूर्वांश उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, यही कि चोट लगने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत नहीं जाती ना? आईना कुछ पल रुककर बोली, पहली बार ऐसी किसी औरत से मिल रहे हो जो किसी भी सिचुएशन में लड़ने के लिए तैयार है। एक्चुअली होता है तुम्हारे जैसे मर्द जो अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं हैं ना कुछ भी नहीं समझते, उनके लिए डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये सुनते ही पूर्वांश ने एकदम से आईना को धक्का दिया। आईना गिरी नहीं थी, उसने खुद को संभाल लिया था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और धीरे से बोली, ब्लडी हेल, एक बार सामने आ जाए ना छोड़ूंगी नहीं। और पूर्वांश बीच में चुटकी बजाकर बोला, मेरी मदद की जरूरत पड़ जाएगी फिर से तो कोई फायदा नहीं है। आईना उसे देखकर बोली, कभी नहीं पड़ेगी, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। पूर्वांश अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, तुम दे क्या सकती हो मुझे? कुछ भी नहीं, कुछ है तुम्हारे पास ऐसा जो तुम मुझे दोगी? आईना सार्कास्टिकली बोली, पूर्वांश सरकार, आईना कपूर से कुछ चाहते हैं। पूर्वांश बिना किसी भाव के बोला, संभाल कर मून फेस, अगर इतना परेशान किया तो तुम्हें खुद प्रॉब्लम होगी। डिसरिस्पेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और अपनी रेपुटेशन से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, फिर चाहे वो 10 लोगों के बीच में हो या रोड के सन्नाटे में, फर्क नहीं पड़ता। आईना ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसने चारों तरफ नजर घुमाई। पूर्वांश अभी भी उसे देख रहा था और वो गौर से उसे ऑब्जर्व कर रहा था। तभी आईना उसे देखकर बोली, क्या करवाना चाहते हो? क्या चाहिए? सीधे बोलो, पूरी रात नहीं है मेरे पास तुम्हारे पास रहने के लिए। पूर्वांश सार्कास्टिकली बोला, एक रात तो रह चुकी हो, अब इसके आगे कितनी रातें रहनी है? ये सुनते ही आईना ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसकी हथेलियां पर चोट लगी जरूर थी, लेकिन अपने गुस्से में उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पूर्वांश अचानक से बोला, वो बिल्डिंग तुम्हें मिलेगी मूनफेस। ये सुनते ही आईना हैरानी से उसे देखने लगी। पूर्वांश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, वो बिल्डिंग तुम्हें मिलेगी, लेकिन एक कंडीशन पर। आईना धीरे से बोली, क्या कंडीशन? पूर्वांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आईना ब्यूटी का शेयर होल्डर पूर्वांश सरकार बनेगा। 2 इन्वेस्टर ऑलरेडी बैक ऑफ कर चुके, तो सोचो मूनफेस इन्वेस्टर की सख्त जरूरत है तुम्हें। आईना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रियली मिस्टर सरकार, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर तुम्हारे नाम करूंगी? कभी नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। और तुम? पूर्वांश बीच में बोला, थोड़ी देर पहले जहां तक मुझे याद है मिस आईना कपूर ने ये बात बोली थी कि मैं जो बोलूंगा वो करोगी, राइट? भूल गई? आईना हैरानी से बोली, एक्सक्यूज मी, जो बोलोगे वो करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं ये करूं।
सीरियसली मेरी कंपनी, मेरी दुनिया है, वो मेरा बेबी है जिसे मैंने 5 साल की मेहनत लगाकर डेवलप किया उसे, पर मैं ऐसे किसी की नज़र नहीं पड़ने दूंगी। पूर्वांश अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, नज़र नहीं डालनी है, एक्चुअली मून फेस। मैंने अभी तक नज़र डाली नहीं है, अगर मैं नज़र डालूंगा तो तुम अपनी कंपनी खो बैठोगी। आयना गहरी सांस लेकर बोली, रियली। इस वक्त उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आयना कुछ पल रुकी और फिर वो सीधे अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। पूर्वांश कुछ पल उसे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, नो ऑप्शन फॉर यू मून फेस, बोलकर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया, जो कि आयना की गाड़ी के पीछे थी। पूर्वांश अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला था कि तभी उसकी गाड़ी पर कुछ गिरा। उसने एकदम से आयना की तरफ देखा जिसके हाथ में केरोसिन का एक डब्बा था। वो पूर्वांश को देखकर बोली, मिस्टर सरकार, अब आप मुझसे मेरी चीज लेना चाहते हैं तो फिर मैं भी तो आपसे कुछ लूंगी। फिलहाल आपके साथ आपका एक पोजेशन है, आपकी गाड़ी। फिलहाल के लिए यही सही। पूर्वांश बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। वो हल्का सा पीछे हट चुका था। इधर आयना ने उसकी आंखों में देखते हुए उसी की गाड़ी पर केरोसिन का पूरा डब्बा खाली कर दिया था। आयना ने गुस्से में वो केरोसिन का डब्बा एक कोने में फेंका और वो पूर्वांश के पास आई। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे कमजोर समझना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है मिस्टर सरकार। उसकी बात सुन पता नहीं क्यों पूर्वांश तिरछा सा मुस्कुरा दिया। आयना ने पूर्वांश की पॉकेट में हाथ डाला और एक लाइटर निकालकर उसने लाइटर जलाया और एक बार वापस पूर्वांश की तरफ देखा। वो कुछ पल रुककर बोली, आयना कपूर झुकती नहीं है, मुझे अपना रास्ता बनाना आता है बहुत अच्छे से। बोलकर उसने वो लाइटर सीधे पूर्वांश की गाड़ी पर फेंका। अगले ही पल वो गाड़ी जो अभी तक सही सलामत थी, उस गाड़ी पर आग लग चुकी थी। एक तरफ आग लगी पड़ी थी, उसके आगे आयना की गाड़ी थी। इधर पूर्वांश और आयना एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आयना एकदम से मुस्कुराकर बोली, मेरी चीज पर अपनी नजर मत डालना। पूर्वांश हल्का सा झुका और उसके कान के पास आकर बोला, तुम्हारी चीज की जगह तुम पर नजर डालूं तो कैसा लगेगा मून फेस। ये सुनते ही आयना ने घूर कर उसे देखा। वो 2 कदम पीछे हटकर बोली, आई हेट यू। बोलकर वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। कुछ पल में वो अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। पूर्वांश उसकी जाती हुई गाड़ी को देखते हुए बोला, जिंदगी में पहली बार कोई टक्कर का मिला है मून फेस, अब तो तुम बिल्कुल नहीं बच सकती। बोलकर उसने एक नज़र अपनी जलती हुई गाड़ी की तरफ देखा। उसकी चॉकलेट आंखों में उस आग की झलक नजर आ रही थी। अगला दिन आयना जब सोकर उठी तो उसे विप्लव की कोई आवाज नहीं आई थी। वो विप्लव को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंची और उसने देखा कि विप्लव ने अपना सारा सामान बिखेरा हुआ था और वो कुछ ढूंढ रहा था। आयना तेज आवाज में बोली, ये क्या हालत बना कर रखी है। ये सुनते ही विप्लव ने मुड़कर आयना को देखा। वो जल्दी से बोला, आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आप जाओ यहाँ से। आयना उसे देखते हुए बोली, अब तुम मुझे बोलोगे कि मुझे यहाँ से जाना है, पहले मुझे बताओ क्या चल रहा है। बोलते हुए वो अंदर आई और उसकी नज़र सीधे बेड पर रखे हुए एक बॉक्स की तरफ चली गई। न जाने आयना के दिमाग में क्या आया, वो सीधे उस बॉक्स के पास गई और उसने वो बॉक्स खोल कर देखा। उसमें करीब 4 राखियां थी। वो देख आयना मुस्कुरा दी, क्योंकि वो राखियां उसने विप्लव को बांधी थी पिछले 4 सालों में। आयना बेड पर बैठकर बोली, इतना संभाल कर रखने की क्या जरूरत थी। विप्लव एक नज़र उसे देखकर बोला, बहन नहीं है मेरी जिंदगी में, पहली बार बहन मिली है तो संभाल के तो रखूंगा ना। मैं जो ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा। आयना उसे देखकर बोली, और क्या ढूंढ रहे हैं जनाब। विप्लव उसे देखकर बोला, वो। इतना बोलते वो रुक गया। आयना खड़ी होकर बोली, व्हाट। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, मेरी जैकेट, जो लास्ट टाइम हम शॉपिंग पर गए थे और आपने मुझे जबरदस्ती दिलाई थी, वो मिल नहीं रही। ये सुनते ही आयना ने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो धीरे से बोली, असिस्टेंट की जगह बच्चा पाला हुआ है मैंने। बोलकर वो सीधे अलमीरा की तरफ गई और कुछ देखने लगी। थोड़ी देर बाद आयना विप्लव की तरफ मुड़ा और उसने सीधे विप्लव के चेहरे पर एक जैकेट फेंक कर मारा। विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, फाइनली मिल गई। आयना सार्कास्टिकली बोली, ये जैकेट तो आपको पसंद नहीं थी मिस्टर विप्लव रहेजा। विप्लव उसे देखकर बोला, मैडम कभी कभी जो चीज़ शुरुआत में पसंद नहीं आती वो आखिर में पसंद आ ही जाती है। आयना धीरे से बोली, ऐसा हर बार नहीं होता। बोलकर वो तुरंत बाहर चली गई। बाहर आकर आयना सोफे पर बैठ गई और एक बार उसके दिमाग में पर्व का ख्याल आया। वो खुद से बोली, डीएनए टेस्ट के लिए मुझे पर्व से मिलना पड़ेगा, कुछ तो चाहिए।
बोलकर उसने अपना फोन उठाकर सीधे माधुरी को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही वो बोली, माधुरी जी पर्व कहाँ पर है? माधुरी पर्व को देखकर बोली, अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठा है, नहाने के लिए भेज रही थी मैं इसे, वो एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसकी। आईना हैरानी से बोली, वो तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है उसे? मैं अभी के अभी आ रही हूँ, बोलकर वो खड़ी हुई और फिर वो तुरंत अपार्टमेंट से निकल गई। वो अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई थी और सीधे वहां से निकल गई। उसे पर्व के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। माधुरी जल्दी से बोली, मिस कपूर रिलैक्स, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो पता नहीं क्यों रात को बुखार आ गया था, शायद मौसम चेंज की वजह से। आईना गुस्से में बोली, माधुरी जी आप ध्यान नहीं रख सकती है, ऐसे कैसे उसे बुखार आ गया? मैं अभी के अभी आ रही हूँ, आप प्लीज उसे नहला कर बैठाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने विप्लव को एक मैसेज ड्रॉप किया और तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद आईना ने अपनी गाड़ी सरकार विला के पार्किंग में रोकी। वो खुद से बोली, आती तो मैं यहाँ पर ऐसे हूँ जैसे ये मेरा खुद का घर बन गया है, बोलकर उसने सर हिला दिया। आईना सीधे अंदर गई और वो ऊपर चली गई। उसे पता था कि पर्व अपने कमरे में होगा। पर्व के कमरे में जाने से पहले आईना ने एक नज़र पूर्वांश के कमरे की तरफ देखा और फिर सीधे पर्व के कमरे में चली गई। अंदर आते ही वो पर्व को देखकर बोली, बच्चा ठीक हो आप? पर्व उसे देखकर बोला, मॉम, मतलब आईना आंटी। आईना उसके पास बैठकर बोली, मैंने कहा था ना आपको कि आप मुझे मॉम बुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलकर उसने पर्व का सर अपनी गोद में रखा और उसके सर पर हाथ रखकर देखा। उसे अभी बुखार नहीं था, लेकिन चेहरे पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी, उसका पूरा चेहरा उतरा हुआ था। पर्व आईना का हाथ पकड़कर बोला, आप मेरे लिए यहाँ पर आई हो? आईना उसे देखते हुए बोली, ऑफ कोर्स, मैं आपके लिए भाग कर आई हूँ, पता है मैं कितना डर गई थी कि आपको कुछ हो गया तो, बोलकर उसने पर्व के फोरहेड पर किस कर लिया। इधर माधुरी जो पर्व के लिए खाना लेकर आई थी, ये नज़ारा देखते ही वो हल्का सा मुस्कुरा दी। फाइनली ऐसा लग रहा था कि पर्व को माँ का प्यार मिल रहा था, जो कि माधुरी चाहकर भी नहीं दे सकती थी। माधुरी अंदर आकर बोली, मिस कपूर, आप अपने नाइट ड्रेस में आ गई। ये सुनते ही आईना ने खुद को देखा। उसने बेबी ब्लू कलर की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसने एक बटन वाली शर्ट के साथ अपने पजामा पहने हुए थे। वो माधुरी को देखकर बोली, कोई प्रॉब्लम है क्या माधुरी जी? माधुरी जल्दी से बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पर्व को खाना खिला दीजिए, फिर मैं मेडिसिन लेकर आऊंगी। ओके मैं चलती हूँ तब तक, बोलकर वो बाहर चली गई। पर्व अब तक उठकर बैठ चुका था। आईना उसे देखकर बोली, खाना खाने हैं अच्छे से? पर्व उसे देखते हुए बोला, मेरा मन नहीं कर रहा। आईना उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, आई नो बेटा, मेरा भी मन नहीं करता था खाने का, ऐसे फीवर में। पर्व कंफ्यूजन से बोला, आपका मन नहीं करता था तो मेरा भी मन नहीं करता, ऐसा क्यों? आईना कुछ पल रुककर बोली, होता है कभी कभी। आईना मन में बोली, सॉरी बेटा, अभी नहीं बता सकती आपको अपने बारे में, हमारे बारे में, पूरी तरीके से आपकी कस्टडी चाहिए मुझे। ये सोचते हुए उसने पर्व के सर पर किस किया और फिर उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद पर्व आईना को देखकर बोला, और नहीं खाना मॉम? आईना कुछ पल रुककर बोली, कोई बात नहीं, बोलकर उसने प्लेट साइड में रख दी। थोड़ी देर बाद माधुरी अंदर आकर बोली, सरकार को पता चल गया कि आप यहाँ पर आई हो। आईना माधुरी को देखकर बोली, तो क्या हुआ, चलने दीजिए पता, आपकी सरकार से डर नहीं लगता मुझे। माधुरी धीरे से बोली, पर मुझे तो लगता है दवाई, बोलकर उसने एक मेडिसिन आईना को दे दी। आईना ने वो मेडिसिन पर्व को खिलाए और फिर उसे लेटाया। पर्व का सर अभी भी आईना की गोद में था, वो धीरे धीरे उसका सर थपथपा रही थी। थोड़ी देर में पर्व दवाई के असर की वजह से सो चुका था। उसने आईना का एक हाथ कसकर पकड़ हुआ था। ये देखते ही आईना हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपना फोन निकाला और फिर अपने और पर्व के हाथ की एक फोटो ले ली। वो खुद से बोली, आपको पता है, जब आप आने वाले थे पर्व, तब मैंने कितना कुछ सोचा था कि आपके साथ कितनी सारी चीज करूंगी। आपका पहला फोटो शूट, उसके बाद आपका अन्नप्राशन, आपके कपड़े, आपका पहला कदम, पर सब कुछ आधा रह गया ना, सब कुछ अधूरा रह गया। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद आईना खुद से बोली, कोई बात नहीं, जो बीत गया वो बीत गया। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आप मुझे मिलोगे, लेकिन आप मुझे मिल गए ना, बस और कुछ नहीं चाहिए, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आईना ने पर्व का सर अच्छे से तकिया पर रखा और खड़ी हो गई। वो खुद से बोली, पर्व को बाहर लेकर जाना है,
1-2 घंटे में वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तब बाहर लेकर जा सकती हूँ मैं उससे, और तब तक मैं यहीं पर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। अगर पूर्वांश सरकार यहाँ पर आया तो उससे तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, बोलकर आयना बाहर निकल गई। बाहर आते ही आयना को विप्लव का कॉल आया। वो कॉल पिक करके बोली, क्या हुआ? दूसरी तरफ से विप्लव बोला, ये पूर्वांश सरकार कंपनी में इन्वेस्टर बनने वाला है क्या? आपने अलाव किया है? आयना जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं। पूर्वांश सरकार मेरी कंपनी में नहीं आ सकता। और विप्लव बीच में बोला, जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना, उनके साथ पार्टनरशिप में है सरकार, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो जाएगा, क्या करेंगे हम? आयना गहरी सांस लेकर बोली, वो डायरेक्ट नहीं आएगा ना, यही एक ऑप्शन है। अच्छी बात है, और एक काम करो, मुझे एड्रेस देना हॉस्पिटल का, मैं पर्व को लेकर आ जाऊंगी। ओके। विप्लव कुछ पल रुककर बोला, ओके, मैं सब कुछ रेडी करवाता हूँ। आयना विप्लव से बात करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रही थी कि तभी वो सीधे पूर्वांश से टकराए और एकदम से नीचे गिरी। वो धीरे से बोली, व्हाट द फज। एपिसोड 23। आयना फ्लो पर गिरी हुई थी। उसने सर उठाकर पूर्वांश को देखा, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। आयना एकदम से खड़ी होकर बोली, माना कि तुम्हारा घर है मिस्टर सरकार, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम बार बार मुझे टकरा जाओ। उसके बाद का पूर्वांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने कदम आयना की तरफ बढ़ा दिए। आयना पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो अपनी जगह पर खड़ी उसे घूर रही थी। पूर्वांश उसके सामने आकर रुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एग्जैक्टली मूनफेस, ये घर मेरा है, जहां मर्जी वहां जाऊं मैं, और अगर तुम सामने से आकर टकराती हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें मेरे घर में तुम्हारी खुद की मर्जी से आने जाने की इजाजत दी है, इसके अलावा और किसी एहसान की उम्मीद मत करना मुझसे। आयना उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर सरकार, कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, मैं यहाँ पर पर्व से मिलने आती हूँ, ओके, और मैं आज उसे बाहर लेकर जाऊंगी। पूर्वांश आई रोल करते हुए बोला, व्हाटएवर, बोलकर वो उसकी साइड से निकालकर वहां से चला गया। आयना खुद से बोली, मैं मेरे बच्चे को इस इंसान के साथ तो नहीं छोड़ सकती, पता नहीं कैसे परवरिश करेगा। एक्चुअली अब तक तो इसने परवरिश की नहीं, माधुरी जी ने संभाल कर रखा है, पर्व को, बेचारा मेरा बच्चा, बोलकर वो नीचे चली गई। 2 घंटे में पर्व को आराम मिल चुका था और अब वो बिल्कुल सही था। आयना वापस ऊपर आ चुकी थी। वो पर्व के पास आकर बोली, हम बाहर जाएंगे, आप चलोगे मेरे साथ? पर्व जल्दी से बोला, ऑफ कोर्स मॉम, हम कहाँ जाएंगे? आयना कुछ पल रुककर बोली, पार्क में जाएंगे, मस्ती करेंगे और हम हमारी फेवरेट ब्लूबेरी आइसक्रीम खाएंगे। ये सुनते ही पर्व की आंखें चमक उठी। वो जल्दी से चेंज करने के लिए चला गया। आयना वही बेड पर बैठकर पर्व का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद पर्व बाहर आया। आयना उसे देखकर बोली, ये अच्छा नहीं लग रहा। पर्व मुंह बनाते हुए बोला, मुझे पता था, ये माधुरी आंटी हमेशा ऐसे कलर निकालती है, ग्रीन कलर, आई डोंट लाइक इट। आयना कुछ पल रुककर बोली, ओके, ग्रे कलर, वो जो शर्ट रखी हुई है ना, उसे पहनो जरा। पर्व ने आयना की बताई हुई शर्ट उठाए और वो सीधे वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद पर्व वापस आया। आयना मुस्कुराते हुए बोली, कितना हैंडसम लग रहा है मेरा पर्व। बोलते हुए उसने पर्व को अपने पास आने का इशारा किया। पर्व जल्दी से उसके पास चला आया। वो आयना को देखते हुए बोला, मैं सच में अच्छा लग रहा हूँ। आयना उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, मेरे पर्व से ज्यादा अच्छा तो कभी कोई लग ही नहीं सकता। बोलकर उसने पर्व के फोरहेड पर किस कर लिया। पर्व आयना को देखते हुए बोला, मॉम, आप ऐसे चलोगे? आयना ने एकदम से खुद को देखा। उसने अभी भी अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो कुछ पल रुककर बोली, नहीं बेटा, मैं भी चेंज करूंगी। और वो बोल ही रही थी कि तभी माधुरी जी वहां पर आकर बोली, आप वापस नहीं गई और आप बाहर लेकर जाने की बात कर रही हो तो फिर ऐसे नहीं जा सकती। मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई थी, एक्चुअली मेरे पास यही मिलेगा और ये नहीं है। आयना एकदम से मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू माधुरी जी, पर आप मेरी एक और हेल्प कर देंगे? मुझे साड़ी पहनी नहीं आती, प्लीज। माधुरी जी मुस्कुराते हुए बोली, जरूर मिस कपूर। आयना जल्दी से खड़ी हुई। उसने पर्व को वही बैठने का बोला और सीधे साड़ी लेकर अंदर चली गई। इधर पूर्वांश इस वक्त बाहर गार्डन में था। वो कान पर ब्लूटूथ लगाए एक तरफ खड़ा था और अपने फोन पर कुछ कर रहा था। दूसरी तरफ से मल्हार बोला, सरकार टेस्टिंग हो चुकी है और अगले हफ्ते वो मेडिसिन मार्केट में लॉन्च भी हो जाएगी। पूर्वांश बिना किसी भाव के बोला, वेरी गुड, अगले हफ्ते जब वो मेडिसिन लॉन्च हो जाए तो फिर इसकी मार्केटिंग में कोई कमी ना रहे और सारे हॉस्पिटल से बात कर लेना और एक बार मुझे बताना कि कौन सा हॉस्पिटल कितने में डीलिंग के लिए मान रहा है। मल्हार अपने लैपटॉप पर कुछ करते हुए बोला, ओके सरकार।
वैसे एक डाटा पूरी तरीके से रेडी है, वो मेडिकल स्टोर का डाटा है। मैं वो आपको शाम तक मेल करता हूँ। हॉस्पिटल का डाटा कल तक आ जाएगा। पूर्वांश कुछ बोलता कि तभी उसकी नजरें सीधे एक तरफ चली गई, जहां से आईना पर्व का हाथ पकड़कर सामने पार्किंग की तरफ जा रही थी। पूर्वांश बिना किसी भाव के आईना को देख रहा था। इस वक्त आईना ने बेबी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो पर्व को कुछ बोल रही थी और वही पर्व उसकी बात सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। पूर्वांश की नजरें आईना के चेहरे पर टिकी हुई थी। दूसरी तरफ से मल्हार बोला, सरकार आर यू देयर? पूर्वांश आईना की तरफ देखते हुए ही उससे बोला, इसी दुनिया में हूं मैं। मल्हार जल्दी से बोला, सॉरी सरकार, मेरा कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं था। इधर अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर आईना पर्व को देखते हुए बोली, अंदर बैठो, आज मैं ड्राइव करूंगी और आप मेरी ड्राइविंग देखना। बोलकर उसने बैक सीट का दरवाजा खोल दिया। पर्व चुपचाप बैक सीट पर बैठ गया। आईना ने दरवाजा लॉक किया और वो अपनी ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलने लगी। तभी उसकी नज़र सीधे पूर्वांश की नज़रों से जा मिला। आईना उसे देखते हुए मन में बोली, ये इंसान मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? फिर से कोई साजिश नहीं चल रही इसके दिमाग में? इधर पूर्वांश आईना को अपनी तरफ देखता पाकर तिरछा मुस्कुराया और उसने आई विंक की। उसकी इस हरकत पर आईना की आंखें एकदम से फैल गई। वो धीरे से बोली, रहीसजादे के साथ साथ परवर्त भी होता जा रहा है। बोलकर उसने सर हिला दिया और वो सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। पूर्वांश ने एक नज़र जाती हुई गाड़ी को देखा और फिर मल्हार से बोला, आईना ब्यूटी की क्या सिचुएशन है? मल्हार जल्दी से बोला, सरकार, 2 इन्वेस्टर उनकी कंपनी के लिए मान गया और वो इन्वेस्टर हमारे कनेक्शन में है, तो इनडायरेक्टली हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ सकती है। पूर्वांश बिना किसी भाव के बोला, बढ़ सकती नहीं है मल्हार, बढ़ानी है किसी भी कीमत पर। और हाँ, वो बिल्डिंग जिसका केस हम जीते हैं, वहां पर काम शुरू करो। वो बिल्डिंग मैं तमाशा के लिए नहीं लिए। मल्हार जल्दी से बोला, ओके सरकार, मैं काम शुरू करवाता हूँ। पूर्वांश ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया और फिर वो सीधे अंदर चला आया। इधर आईना पर्व के साथ पूरे दिन घूमती है और फिर शाम होते होते वो उसको हॉस्पिटल लेकर चली गई। उसे डीएनए टेस्ट करना था और वो इसीलिए पर्व को बाहर लेकर आई थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही पर्व कंफ्यूजन से बोल, मॉम हम यहाँ पर क्यों आए हैं? आईना उसे देखकर बोली, बच्चा हम यहाँ पर ब्लड टेस्ट के लिए आए हैं, आपकी मॉम का ब्लड टेस्ट है आज यहाँ पर। ये सुनते ही पर्व के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो जल्दी से बोला, क्यों? आपको क्या हुआ है? आपको कुछ नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। आपको क्या हुआ, आप ठीक हो ना? आईना घुटनों के बल बैठकर बोली, बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोम, बिल्कुल ठीक है। रेगुलर ब्लड टेस्ट आपको पता है, ऐसे ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि बॉडी में सब कुछ कैसा चल रहा है, मतलब हमारे शरीर में कितना खून है। अभी अगर मॉम के अंदर खून होगा तभी तो मोम सरवाइव करेंगे ना। पर्व धीरे से बोला, मॉम आप मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। आईना जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, रेगुलर ब्लड टेस्ट होते हैं, सच में। पर्व कुछ पल उसे देखता रहा और धीरे से बोला, ओके आई ट्रस्ट यू। आईना मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू बच्चा। बोलकर वो खड़ी हुई और फिर पर्व को लेकर सीधे एक तरफ चली गई। वहां विप्लव ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहा था। आईना को देखते ही विप्लव ने उसे इशारा किया और फिर पर्व को देखकर बोला, हेलो। पर्व उसे देखकर बोला, कौन? ये सुनते विप्लव जो अभी तक मुस्कुरा रहा था उसकी स्माइल गायब हो गई। वही आईना को एकदम से हंसी आ गई। विप्लव कुछ पल रुककर बोला, मैं विप्लव, आपके लिए अंकल, आपकी मॉम का भाई। पर्व ने एक नज़र आईना को देखा और वापस विप्लव को देखकर बोला, ओके। बोलते हुए उसने आईना का हाथ कसकर पकड़ हुआ था। उसे ऐसे सबके बीच में इतना घूमने मिलने की आदत नहीं थी। उसे अनजान लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में मजा नहीं आता था। आईना ने पर्व के बालों में अपनी उंगलियां चलाई और उसने हल्का सा पर्व का एक बाल तोड़ लिया। पर्व अपने सर पर हाथ रखकर बोला, मॉम मुझे लग गई। आईना उसे देखते हुए बोली, अब नहीं लगेगी, आप यहाँ पर वेट करो, मॉम थोड़ी देर में आती है, अपना ब्लड टेस्ट करवा करोगे। विप्लव ध्यान रखना इसका। विप्लव जल्दी से बोला, ओके मैडम एल, और वो तुरंत केबिन के अंदर चली गई। इधर पर्व बाहर बेंच पर बैठ गया। वो विप्लव की तरफ देख भी नहीं रहा था। विप्लव उससे थोड़ी दूरी पर बैठकर बोला, तो आपको आपकी मोम के साथ अच्छा लगता है? पर्व उसे देखकर बोला, हर किसी को लगता है, मैं न्यू हूं क्या? मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा, वो अपनी मॉम के साथ हमेशा खुश रहते, तो अब मैं भी रहता हूँ। विप्लव मन में बोला, कैसे जवाब देते हैं, लगता मिस्टर सरकार का असर पड़ चुका है इसके ऊपर। इधर पर्व आईना का इंतजार कर रहा था। करीब 15-20 मिनट बाद
आईना बाहर आई और उसके आते पर्व सीधे खड़े होकर बोला, मॉम हम चले, यहाँ पर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। इधर आईना उसका हाथ पकड़कर बोली, अभी चलते हैं, और पर्व को लेकर तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद आईना की गाड़ी एक तरफ रुकी हुई थी। पर्व अंदर बैठा हुआ था और वो आईना के फोन पर गेम खेल रहा था। इधर आईना बाहर उसके लिए भुट्टे ले रही थी। वो अपने पर्स से पैसे निकल रही थी, तभी पीछे से आवाज, आईना। ये सुनते आईना ने एकदम से मुड़कर रिवाज को देखा जो कि उसके सामने ही था। वो धीरे से बोली, मिस्टर बिरला। रिवाज गहरी सांस लेकर बोला, कितने दिनों बाद में देख रहा हूं मैं तुम्हें, तुम ठीक हो ना? और वो तुम्हारी और मिस्टर सरकार के न्यूज़ के बाद। आईना बीच में बोली, रिवाज स्टॉप इट, रोड पर ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी भी रेपुटेशन है और मेरी भी है, ओके। रिवाज एक नज़र अपनी चारों तरफ घुमाए और वापस आईना को देखकर बोला, मुझे तुमसे बात करनी है अभी के अभी। आईना बिना किसी भाव के बोली, लेकिन मुझे बात नहीं करनी और तुम मेरे पास नहीं आओगे, मुझे हाथ नहीं लगाओगे, वरना अगले ही पल जेल जाने के लिए तैयार रहना। उसकी बात सुन रिवाज ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। आईना ने पैसे दिए और फिर वो भुट्टे लेकर तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। रिवाज बस उसकी गाड़ी को जाते देखते रह गया। वो धीरे से बोला, गलती कर रही हो तुम आईना कपूर, बार बार एक ही गलती मुझे नेग्लेक्ट कर रही हो, ये जानती हुई कि तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ रिवाज बिरला है। वही प्रियंका रिवाज की गाड़ी में बैठी हुई थी और वो ये सब कुछ गुस्से से देख रही थी। मोहिनी ने रिवाज को प्रियंका के साथ बाहर ऑफिस जाने के लिए भेजा था। उसने जबरदस्ती की थी, इसीलिए रिवाज प्रियंका को लेकर निकला था, लेकिन अब ये सब हो रहा था। प्रियंका गहरी सांस लेकर बोली, डोंट वरी रिवाज, तुम्हारे दिल में इस प्यार को मैं नफरत में बदल कर रहूंगी और ये मेरा वादा है तुमसे, यू आर माइन एट एनी कॉस्ट, कुछ भी करना पड़े लेकिन आखिर में तुम्हें मेरा होना है। आईना कपूर, तुम्हारा कुछ तो करना पड़ेगा। बोलते हुए उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा झलक रहा था। सरकार विला। आईना ने गाड़ी रोकी और वो पर्व को लेकर गाड़ी से उतर गई। दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे, माधुरी जी तुरंत वहां पर आकर बोली, कैसा रहा आज का दिन? आईना मुस्कुराते हुए बोली, हमने एंजॉय किया, बस तो सब कुछ अच्छा ही था। माधुरी जी कुछ सोचते हुए आईना को देख रही थी, जो बेहद प्यार से पर्व को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी सगी माँ थी। अब माधुरी को क्या पता कि सगी माँ तो थी। पर्व सीधे ऊपर चला गया चेंज करने के लिए। उसके जाते माधुरी आईना को देखकर बोली, मिस कपूर, आपको पर्व से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मतलब अगर सरकार को गुस्सा आया तो वो आपको और पर्व को दूर कर देंगे और फिर आप या पर्व वो दोनों ही वो चीज़ झेल नहीं पाएंगे। आईना माधुरी जी को देखकर बोली, माधुरी जी, पर्व से तो मुझे कोई दूर नहीं कर पाएगा, फिक्र मत करिए, मैं बहुत ढीठ इंसान हूँ, दूर नहीं जाऊंगी। आईना की बात सुनने के बाद माधुरी जी कुछ बोल नहीं पाए। उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी चल रहा था वो बीच में नहीं आने वाली थी। इधर आईना तुरंत वहां से निकल गई। वो बाहर जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक तरफ गई और कुछ सोचते हुए वहां पर बढ़ गई। थोड़ी दूर जाती आईना के कदम रुक गए। विला के पीछे की तरफ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था, वो प्राइवेट स्विमिंग पूल था। आईना धीरे से बोली, दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है इस रही से जादे को। आईना स्विमिंग पूल के पास आई और वो चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे पूर्वांश कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो खुद से बोली, पता नहीं कहाँ है। बोलकर वो जैसे ही जाने को मुड़ी कि तभी किसी ने उसे जोर का धक्का दिया। आईना सीधे पल में जा गिरी। उसने एकदम से सर उठाकर अपने सामने पूर्वांश को देखा, जो कि एक टॉवल पकड़े उसे देख रहा था। उसने खुद आईना को धक्का दिया था। आईना चिल्लाकर बोली, व्हाट द हेल मिस्टर सरकार। एपिसोड 24। आईना स्विमिंग पूल में गिरी हुई थी। वो पूर्वांश को घूर रही थी, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। आईना गुस्से में चिल्लाकर बोली, मैंने कुछ बोला मिस्टर सरकार? ये क्या हरकत है? पूर्वांश पंजों के बल वही सामने बैठा और आईना को देखते हुए बोला, हरकत तो तुमने की है ना मूनफेस, बिना मेरी परमिशन के मेरे प्राइवेट जगह पर घुसी चली आओगी तो कुछ तो होगा ना? आईना उसे घूरते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन बाय कुछ तो होगा? कुछ तो होने के चक्कर में तुम मुझे पानी में धक्का दे दोगे मिस्टर सरकार, अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती तो? पूर्वांश बेफिक्रे अंदाज में बोला, तो तुम डूब जाती। वेरी सिंपल, बिलीव मी, मेरा पूरा गार्डन एरिया है तुम्हारी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। ये सुनते ही आईना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे इस वक्त हैरानी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि पूर्वांश का सर फोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी वो। आईना धीरे से बोली, तुम इनडायरेक्ट मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो मिस्टर सरकार।
पूर्वांश एकदम से मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है मूनफेस तो शायद मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मार दूँ। मारोगी मेरे हाथों? आयना ने कुछ पल उसे देखा, अगले पल वो हल्का सा आगे आई और उसने पूर्वांश का हाथ पकड़ लिया। पूर्वांश ने एक नज़र आयना के हाथ को देखा और फिर उसने वापस आयना के चेहरे की तरफ देखा। तभी आयना एकदम से मुस्कुरा कर बोली, मैं मरूंगी तो मेरे साथ आप भी मर जाओ। बोलकर उसने एकदम से पूर्वांश को अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल पूर्वांश भी स्विमिंग पूल में गिर चुका था। पूर्वांश एकदम से सीधा खड़ा हुआ, उसने अपने फोरहेड पर आते हुए बालों को पीछे किया और घूरकर आयना की तरफ देखा। आयना उसके पास आकर बोली, कैसा लगा जैसे को तैसा? अगर मुझे धकेलोगे ना और अगर मैं पानी में गिरूंगी तो मैं तुम्हें लेकर गिरूंगी मिस्टर सरकार। आयना कपूर अकेले कुछ नहीं करती, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। बोलकर वो एकदम से जाने के लिए मुड़ गई। तभी पूर्वांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से पीछे की तरफ खींचा। आयना की पीठ पूर्वांश के सीने से टकरा चुकी थी, वहीं पूर्वांश के दोनों हाथ उसके कंधों पर थे। पूर्वांश झुककर आयना के कान के पास ठहर कर बोला, और अगर इसी पानी में मैं तुम्हारी सांस रोक दूं तो? आयना एकदम से मुस्कुरा कर बोली, अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ा हुआ है मैंने मिस्टर सरकार, तुम मेरी सांसें रोकोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? बिलीव मी आयना कपूर रहे ना रहे, उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे रिपोर्टेशन की धज्जियां तो अलग से उड़ जाएगी और फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और फिर फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तो आयना कपूर रहेगी ही नहीं। सो सैड। पूर्वांश कुछ पल रुका और वो एकदम से मुस्कुराया। आयना ने उसे छूटने की कोशिश की। तभी पूर्वांश ने अपने होंठ उसके कंधे पर टिका दिए। उसके ऐसा करते ही आयना एकदम से फ्रिज हो गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्वांश के होंठ अभी भी उसके कंधे पर थे। वो अपने होंठ इधर उधर मूव नहीं कर रहा था, बस उसी पोजीशन में था। आयना गहरी सांस लेकर बोली, स्टॉप इट। पूर्वांश कुछ पल रुककर बोला, व्हाट हैपन मून फेस? डर गई। आयना धीरे से बोली, मैंने कहा मिस्टर सरकार दूर हटो मुझसे। ये सुनते ही पूर्वांश ने अगले पल आयना को अपनी तरफ घुमाया। आयना इतने झटके से उसके सीने से लगी थी कि आसपास के पानी के छींटे उन दोनों के ऊपर आ गए थे। आयना एकदम से अपनी आंखें खोलकर पूर्वांश की आंखों में देखा, एक अंधेरा तो एक उजाला। दोनों की आंखों के रंग जिस कदर अलग थे, दोनों की पर्सनैलिटीज भी उसी तरीके से अलग थी। किरदार में जमीन आसमान का फर्क था और वो खुद एक दूसरे से अलग थे। आयना पूर्वांश की आंखों में देखते हुए बोली, यही करते हो क्या तुम हर लड़की के साथ? पूर्वांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं किसी लड़की को अपने काबिल नहीं समझता। ऐसी कोई लड़की बनी नहीं है जो पूर्वांश सरकार के बराबर खड़ी होकर, उसके कंधे से कंधे मिलाकर, उसकी नज़रों से नज़र मिलाकर चल भी सके। आयना धीरे से बोली, तो अभी तक तुम्हारा सामना आयना कपूर से नहीं हुआ था, है ना? पूर्वांश बिना कुछ बोले उसके चेहरे के करीब आया और उसने आयना के चेहरे पर आते हुए हल्के फुल्के बालों को पीछे किया। आयना ने एक नज़र उसके हाथ को देखा और वापस उसकी आंखों में देखने लगी। आयना ने पूर्वांश से दूर होने की कोशिश की, तभी पूर्वांश ने उसकी कमर पर अपने पकड़ मजबूत कर दी। ये महसूस करते हुए आयना ने एकदम से अपनी आंखें बंद की, वहीं पूर्वांश गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। तभी आयना अपनी बंद आंखों से ही बोली, मिस्टर सरकार मेरे चेहरे पर ऐसा क्या है जो आपकी नज़र नहीं हट रही? पूर्वांश खोए हुए अंदाज में बोला, चांद को मात देने की सादगी। ये सुनते ही आयना ने झटके से अपनी आंखें खोली और वो चुपचाप पूर्वांश की आंखों में देखने लगी। पूर्वांश सार्कास्टिकली बोला, व्हाट? कम्प्लीमेंट दिया है, रखो तुम्हें ज़रूरत है। आयना कुछ पल रुककर बोली, मुझे तुम्हारे कम्प्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर सरकार, और अब तुम मुझे छोड़ो, मुझे मेरे घर जाना है। पूरे दिन तुम्हारे घर पर नहीं रुक सकती मैं, आई मीन पूरी रात। पूर्वांश ने उसे वापस घुमाया। एक बार फिर से आयना की पीठ उसके सीने से लग चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक पूर्वांश का मन नहीं भरा जाएगा तब तक वह उसे छोड़ेगा नहीं। पूर्वांश कुछ पल रुककर बोला, पूरी सुबह तुम मेरे घर पर थी, पूरे दिन तुम मेरे बेटे के साथ थी, और अब अगर रात बिता लोगी तो कुछ चला नहीं जाएगा। आफ्टर ऑल आदत तो पड़ चुकी होगी ना, एक रात तो तुम रह चुकी हो यहाँ पर। बोलकर उसने हल्के से आयना के कान पर किस कर। आयना इरिटेट होते हुए बोली, लिसन मिस्टर सरकार, एक तो पहले मुझे ये बार बार टच करना बंद कर दो। अगर तुम किसी लड़की को अपने काबिल नहीं समझते हो ना, तो मैं कुछ अनोखी नहीं हूँ। और एक बात, पूर्वांश बीच में बोला, शट अप। आयना तिरछी नज़र से उसे देखते हुए बोली, आई विल नॉट, मेरी बात सुनो तुम। बोलकर वो पूर्वांश से दूर हुई और उसकी तरफ मुड़कर उसे घूरने लगी। पूर्वांश अभी बिना किसी भाव के उसे देख रहा था।
मानो अभी थोड़ी देर पहले जो पूर्वांश था उसमें और इस पूर्वांश में बहुत फर्क था। आईना एकदम से मुस्कुराकर बोली, वैसे भी कोई लड़की और आई मीन इट, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ रहेगी ही क्यों? जो इंसान अपने बेटे को अपना नहीं बना सकता, वो किसी लड़की को क्या खाक अपना बनाएगा? पूर्वांश कुछ पल रुककर बोला, गेट लॉस्ट। आईना जल्दी से बोली, क्यों? तुम तो मुझे पूरी रात रोकना चाहते थे ना? तब मेरी पूरी बात सुन लो मिस्टर पूर्वांश सरकार, तुम्हारा बेटा, वो बच्चा जो हमेशा से तुम्हारे साथ रहा है, वो खुद तुम्हें देखता तक नहीं है, तुमसे बात नहीं करता है। तुम अपने बेटे से तो बात कर नहीं सकते हो और किसी लड़की को तुम अपना क्या बनाओगे? नहीं बन सकती कोई लड़की तुम्हारी। पूर्वांश अचानक से बोला, और अगर मेरा बेटा मुझसे बात करने लगे तो क्या करोगे तुम? आईना एकदम से मुस्कुराकर बोली, नहीं करेगा। पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम्हें बाप बनना नहीं आता है। वो तुमसे बात कभी नहीं करेगा, उसके पास मैं हूँ। आई मीन बहुत प्यारा बच्चा है, जहाँ प्यार मिलेगा वो वही जाएगा। अब मैं चलती हूँ मिस्टर सरकार, तुम उलझे रहो अपनी दुनिया में, मैं सुझाने जा रही हूँ अपनी कहानी। बाय गुड नाइट, एक्चुअली बुरे सपने देखो तुम मेरी तरफ से। बोलकर वो तुरंत स्विमिंग पूल से बाहर निकल गई। बाहर आकर आईना ने अपने कपड़े देखे, उसकी साड़ी उसके शरीर से बिल्कुल चिपकी हुई थी। वो खुद से बोली, ऐसे कैसे जाऊंगी मैं? वो यही सारी चीज सोच रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर कुछ फेंका। आईना ने एकदम से मुड़कर पूर्वांश को देखा और फिर उसने अपने हाथ में टॉवल देखा जो कि पूर्वांश ने उसकी तरफ फेंका था। पूर्वांश अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, ये टॉवल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट मून फेस। अब अपनी शक्ल तब दिखाना जब मैं देखना चाहूं। बोलकर वो वहां से निकल गया। आईना खुद से बोली, अजीब पागल इंसान है ये, नार्सिसिस्ट कहीं का, अपने अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। बोलकर उसने अपने चारों तरफ वो टॉवल लपेटा और वो तुरंत वहां से निकल गई। अगली सुबह पूर्वांश के स्टडी रूम का माहौल इस वक्त बहुत ज्यादा अलग था। पूर्वांश आराम से अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। वही उसके सामने वाली चेयर पर पर्व बैठा हुआ था जो कि उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। पूर्वांश वहां की शांति तोड़ते हुए बोला, कुछ बोला मैंने, जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? पर्व अभी भी कुछ बोला नहीं। पूर्वांश गहरी सांस लेकर बोला, स्कूल अच्छे चल रहे हैं तुम्हारे? ये सुनते ही पर्व ने चुपचाप सर हिला दिया। पूर्वांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसने पर्व की चेयर पकड़कर उसे अपने पास खींचा। पर्व की आंखें एकदम से फैल गई और वो पूर्वांश को हैरानी से देखने लगा। पूर्वांश ने एक गहरी सांस ली और वो बेहद शांत लहजे में बोला, जवाब क्यों नहीं देते? मारूंगा मैं तुम्हें। कभी मारा मैंने तुम्हें? पर्व ने जल्दी से ना में सर हिला दिया। पूर्वांश उसे देखते हुए बोला, एग्जैक्टली। मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ क्योंकि तुम कभी कभी गलती कर देते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी मरा नहीं है, तुम्हें कभी बाहर जाने से नहीं रोका। तुम्हें हर चीज मिल रही है तो फिर तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? आई एम आस्किंग यू समथिंग। मुझे मुंह से जवाब चाहिए तुम्हारे, और अगर तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो बोलो, डॉक्टर के पास चलेंगे ओके? पर्व के मुंह से एकदम से निकला, नो डॉक्टर। ये सुनते ही पूर्वांश एकदम से उसे देखने लगा। वो धीरे से बोला, दोबारा बोलो। पर्व को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। ये आखिर उस पूर्वांश को हुआ क्या था जो सुबह सुबह वो उसे यहाँ पर ले आया था और पिछले 1 घंटे से वो पर्व से कोई बात बुलवाने की कोशिश कर रहा था, और अब जाकर पर्व ने बोला था। पर पर्व को समझ में नहीं आता कि आखिर पूर्वांश को हुआ क्या है। पूर्वांश चुटकी बजाकर बोला, तुम फिर से चुप हो गए, कैसे बच्चे हो? आई थिंक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। पर्व जल्दी से बोला, डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे डैडी, प्लीज। पर्व के मुंह से डैडी सुनते ही पूर्वांश ने एक गहरी सांस ली और उसने पर्व के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। पूर्वांश और पर्व दोनों की नजरें हाथ की तरफ चली गई। पर्व का छोटा सा हाथ पूर्वांश के बड़े से हाथ में था। ये देखते ही अनजाने में पूर्वांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी पर्व उसे देखकर बोला, आप ठीक हो? आपकी तबीयत खराब है ना? माधुरी आंटी को बोलूं मैं? ये सुनते ही पूर्वांश की स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो पर्व को देखकर बोला, तुमसे किसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है? पर्व जल्दी से बोला, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए इसलिए। पूर्वांश गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। ओके, और अब तुम मेरे सामने बोलोगे, चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। पर्व धीरे से बोला, लेकिन अगर आपने फिर से मुझे। पूर्वांश बीच में बोला, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, तुम्हें जो बोलना है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके? बस मुझसे बात करनी है तुम्हें। बोलकर उसने पर्व के सर पर हाथ रखा। पर्व जल्दी से बोला, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ।
बोलकर तुरंत चेयर से उतरकर वहां से भाग गया। पूर्वांश खुद से बोला, मून फेस, चैलेंज किया था ना तुमने मुझसे, अब तुम देखते जाओ, पर्व तुम्हारे ऊपर मुझे रखेगा और ये होगा, जरूर होगा। थोड़ी देर बाद पर्व डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। माधुरी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट लगा दिया था। तभी पूर्वांश वहां पर आया और अपनी चेयर पर बैठकर बोला, आज पर्व को स्कूल में छोड़ने जाऊंगा। ये सुनते ही माधुरी हैरानी से उसे देखने लगी, पर पर्व ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। पूर्वांश पर्व को देखकर बोला, कौन से क्लास में हो तुम? माधुरी जैसे ही कुछ बोलने को हुई, तभी पर्व पूर्वांश को देखकर बोला, फर्स्ट क्लास। माधुरी ने एकदम से पर्व की तरफ देखा। वो मन में बोली, पर्व सरकार के सामने बोल रहा है, ये कैसे हो रहा है? पूर्वांश टाइम चेक करते हुए बोला, 10 मिनट के अंदर अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, स्कूल जाना है। माधुरी अभी भी पर्व को कंफ्यूजन से देख रही थी। पर्व इतना ज्यादा डरता था पूर्वांश के सामने बोलने से, और अब वो ऐसे बोल रहा था जैसे कुछ था ही नहीं। तभी पूर्वांश तेज आवाज में बोला, माधुरी तुम्हें यहाँ पर मैंने मेरे बेटे को देखने के पैसे नहीं दिए हैं। माधुरी एकदम से होश में आकर बोली, सॉरी सरकार, कॉफी लेकर आती हूँ मैं, बोलकर तुरंत किचन की तरफ भाग गई। एपिसोड 25। पूर्वांश ने अपनी गाड़ी सीधे पर्व के स्कूल के बाहर रोकी। पर्व चुपचाप पूर्वांश को देख रहा था। वो उसके चाइल्ड लॉक हटाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पूर्वांश ने चाइल्ड लॉक लगाया हुआ था और ये पर्व को पता था। पूर्वांश उसे देखकर बोला, व्हाट, स्कूल नहीं जाना? पर्व इशारा करने वाला था कि तभी पूर्वांश उसे बोला, मुंह है पर्व, मुंह से बोलो। पर्व धीरे से बोला, आपने लॉक नहीं खोला। उसके इतना कहते ही पूर्वांश ने चाइल्ड लॉक हटा दिया। पर्व अपनी सीट बेल्ट खोलकर बोला, बाय, बोलकर वो तुरंत गाड़ी से उतर गया और सीधे स्कूल गेट की तरफ बढ़ गया। पर्व स्कूल गेट के पास पहुंचा ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, पर्व। ये सुनते ही पर्व एकदम से रुका और उसने मुड़कर पूर्वांश की तरफ देखा, जिसके हाथ में उसकी वाटर बोतल थी। पर्व खुद से बोला, डैडी को क्या हुआ है? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? मॉम से बोलना पड़ेगा कि डैडी पागल हो गए। तभी पूर्वांश उसके पास आया और उसे बोतल देकर बोला, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ओके? पर्व हैरानी से बोला, रियली? पूर्वांश धीरे से बोला, ऐसा रिएक्शन क्यों? पर्व जल्दी से बोला, क्योंकि आप मुझे कभी लेने नहीं आते और मुझे तो ये भी डाउट था कि आपको मेरा स्कूल भी पता होगा। आपके सर पर चोट तो नहीं लगी? ये सुनते ही पूर्वांश उसे घूरने लगा था। पर्व कुछ बोलता कि तभी पूर्वांश एकदम से मुस्कुराकर बोला, चोट नहीं लगी मुझे, सब कुछ ठीक है। ये सुनते ही पर्व अपनी वाटर बोतल लेकर तुरंत अंदर भाग गया। उसके जाते ही पूर्वांश सीधे अपनी गाड़ी में बैठा और वो फार्मास्यूटिकल के लिए निकल गया। वो जैसे ही फार्मास्यूटिकल पहुंचा, सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। पूर्वांश सबको इग्नोर करते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। मल्हार उसके पीछे आते हुए बोला, सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री से रिपोर्ट आई है। पूर्वांश उसे देखकर बोला, स्पीक। मल्हार जल्दी से बोला, पॉजिटिव रिपोर्ट है। उन्होंने पहले बोल दिया था कि 1 हफ्ते में मेडिसिन लॉन्च हो सकती है और इसके लॉन्च से पहले कुछ कैंपेन चलाने के लिए भी बोला है, और आपके टेबल पर फाइल रखी हुई है जिसमें हॉस्पिटल की सारी डिटेल्स है कि वहां से कितने पैसे आने वाले हैं। पूर्वांश अपनी चेयर पर बैठ गया और वो फाइल खोलकर सब कुछ देखने लगा। अचानक पूर्वांश मल्हार को देखकर बोला, मेडिसिन अभी भी लाइफ में है? मल्हार कंफ्यूजन से बोला, है तो? पर पूर्वांश बीच में बोला, कुछ मेडिसिन को अलग रखना, मुझे कुछ करना है। मल्हार कुछ पल उसे देखता रहा और फिर सर हिलाकर बोला, ओके सरकार, बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। इधर पूर्वांश अपने काम में लगा हुआ था कि तभी अचानक ही पता नहीं कैसे और क्यों आयना का चेहरा उसके दिमाग में घूम गया। वो अपनी आंखें बंद करके बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग मून फेस, इट्स ओके। तुम जो भी कर रही हो उसका जवाब तुम्हें पूर्वांश सरकार देगा। जिंदगी में पहली बार टक्कर की कोई मिली है, जाने तो नहीं दूंगा मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से, और ये पूर्वांश सरकार का वादा है तुमसे। वही आयना इस वक्त एक बिल्डिंग में थी। ये बिल्डिंग उसने अभी 2 दिन पहले ही खरीदी थी अपनी आयना ब्यूटी के लिए। अब न्यूयॉर्क में तो उसका ब्रांच अच्छे से वर्क कर रहा था, लेकिन इंडिया में उसने अपनी ब्रांच खोली नहीं थी। उसके ज़्यादातर ब्रांच यूनाइटेड स्टेट में ही थे। वो इंडिया आना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो इंडिया में थी तो वो रोक नहीं सकती थी। आयना सारी इंटीरियर चेक करते हुए बोली, विप्लव सब कुछ परफेक्ट है, जैसा चाहिए था वैसे ही, वेरी गुड। विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। वैसे एक और गुड न्यूज़ देनी है आपको। आयना उसे देखकर बोली, व्हाट? विप्लव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और ऑफ कोर्स पॉजिटिव तो आनी थी।
आयना हैरानी से बोली, रियली? तब आई रिपोर्ट? विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, बस अभी 10 मिनट पहले मुझे मैसेज आया है और ऑनलाइन रिपोर्ट आ गई है, फिजिकल हॉस्पिटल जाकर लेना पड़ेगा। बोलते हुए विप्लव ने अपने फोन में रिपोर्ट खोलकर आयना की तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। आयना ने तुरंत वो रिपोर्ट चेक की। आयना विप्लव के फोन की तरफ देखते हुए बोली, विप्लव कोर्ट में कस्टडी का केस फाइल करो। विप्लव जल्दी से बोला, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, 10 मिनट पहले रिपोर्ट आई थी, लेकिन मुझे पहले से पता था कि रिपोर्ट क्या आएगी, इसलिए कल रात को मैंने वकील से बात कर ली थी। अब तक फाइल कोर्ट तक पहुंच चुकी होगी और बहुत जल्द तारीख सामने आएगी और एक नोटिस जाएगा पूर्वांश सरकार को। आयना उसे देखकर बोली, मेरे बोलने से पहले सही काम करने की आदत है तुम्हारी। विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, आपके साथ रहकर असर पड़ गया है। वैसे आयना ब्यूटी के सारे कलेक्शन मैंने इंडिया में मांगने शुरू कर दिए हैं, बहुत जल्द इंडिया में आयना ब्यूटी के कलेक्शन सेल भी होंगे और सबको पीछे छोड़कर टॉप पर भी आएंगे। उसकी बात सुन आयना बोली, आयना कपूर को टॉप पर आना है, मैं आ जाऊंगी, आई बिलीव इन माई प्रोडक्ट्स। बोलकर वो सीधे अपने केबिन की तरफ चली गई। विप्लव वहां से तुरंत दूसरी तरफ चला गया, उसे वकील से बात करनी थी। इधर आयना अपने ऑफिस में आकर जैसे ही बैठी, उसका फोन बजा। उसने तुरंत अपने फोन की तरफ देखा, जिस पर रही से ज्यादा फ्लैश हो रहा था। आयना कुछ पल रुककर बोली, इस इंसान को तो मेरी अलग से याद आती है। बोलकर उसने कॉल पिक कर लिया। आयना कॉल पिक करते बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर सरकार, एक रात भी तुम मेरे बिना रह नहीं पाए। दूसरी तरफ से पूर्वांश बोला, बिल्कुल नहीं मूनफेस, वो भीगी हुई सी लड़की याद आ रही थी मुझे, आई मीन एक्चुअली। तुम समझ रही हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये सुनते ही आयना का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसे समझ में आ रहा था कि पूर्वांश कल रात की बात कर रहा था, जब वह स्विमिंग पूल से बाहर निकली थी और उसकी साड़ी उसके बदन से पूरी तरीके से चिपकी हुई थी। आयना धीरे से बोली, कितने गंदे हो तुम, तुमने मुझे इस चीज के लिए कॉल किया? मिस्टर सरकार, मुझे लगा था कि तुम किसी लड़की को अपनी लायक नहीं समझते, तो फिर अब तुम। पूर्वांश बीच में ही बोला, टक्कर की नहीं मिली मुझे लायक, मैं तुम्हें अपनी पार्टनर बनने के लिए ना समझो, किसी को भी ना समझो, बट आग लगाने में तो मजा आता है ना मून फेस। आयना कुछ पल रुक कर बोली, अब इतनी भी क्या आग लगानी मिस्टर सरकार की, आग की लपटों में तुम्हारा घर जल जाए, वो क्या है ना कि तुम मुझसे एक बिल्डिंग छीन लोगे, लेकिन मुझसे मेरा बिजनेस और मेरा दिमाग नहीं छीन सकते। इसलिए तुम एक बात बताओ, दूसरे बिल्डिंग खरीद लिया मैंने और आयना ब्यूटी इंडिया में लॉन्च हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस। पूर्वक कुछ पल रुककर बोला, तुम्हें सच में लगता है मूनफेस की मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है? उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेडिसिन्स मेरी दुनिया है, दवाइयों के अलावा मैं किसी तीसरी चीज के अंदर जाना नहीं चाहता। तो अपने इस बबल को फोड़ दो और समझ जाओ कि मुझे तुम्हारे बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयना बिना किसी भाव के बोली, तो फिर मुझे कॉल करके परेशान करना बंद कर दो। पूर्वांश अचानक से बोला, चैलेंज किया ना तुमने मुझे, तुम्हें याद दिला रहा हूँ मैं। आयना धीरे से बोली, तुम्हें भी बहुत जल्द बहुत कुछ याद आएगा मिस्टर सरकार। पूर्वांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मूनफेस, इंतजार है मुझे तुम्हारे याद दिलाने का। डोंट वरी, तुम्हें भी कुछ ऐसा याद आएगा जिसके बाद तुम सोचना समझना भूल जाओगी। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आयना अपने फोन की तरफ देखते हुए बोली, बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। आयना कपूर किसी के धमकी से नहीं डरती, डरती थी मैं पूरी दुनिया से डर जाती थी, लेकिन अब मैंने डरने की आदत छोड़ दी। बोलकर उसने अपना फोन साइड में रखा और कुछ सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फ्लैशबैक। आयना का 9वां महीना चल रहा था। उसकी डिलीवरी का दिन 2 दिन बाद का था और यहाँ पर वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। ये सुबह का वक्त था। आयना बेड पर बैठी हुई थी। वो खुद से बोली, रिवाज ज्यादा दर्द होगा क्या? रिवाज उसके बगल में बैठा हुआ, जो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वो एक नजर आयना को देखकर बोला, स्टॉप इट आयना, पूरे दिन बच्चे की बातें, तुम्हारी जिंदगी में इसके अलावा कुछ बचा नहीं है क्या? आयना हैरानी से बोली, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसे रिवाज का बोलने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रिवाज गुस्से में बोला, तो कैसे बात करूं मैं? बोलकर उसने गुस्से में लैपटॉप बंद किया और खड़ा हो गया। आयना कंफ्यूजन से बोली, रिवाज अगर कोई बात है तो प्लीज टेल मी, ऐसे मत रिएक्ट करो, मुझे डर लगता है। रिवाज चिल्ला कर बोला, और मुझे गुस्सा आता है। एक तो मैं तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और उसके बाद तुम पूरे टाइम बच्चा बच्चा लेकर बैठी रहती हो। तुम्हारा पति हूँ मैं, एक बार मुझे भी ध्यान से देख लो, मुझसे मेरी बातें कर लो, लेकिन नहीं। यू जस्ट टॉक अबाउट योर बेबी। मेरा क्या है इसमें?
उसकी बातें सुनते हुए आयना की आंखों में आंसू भर चुके थे। वो धीरे से खड़ी होकर बोली, सॉरी, अब नहीं करूँगी बात, पक्का सॉरी। रिवाज उसे देखते हुए बोला, हर बार का है तुम्हारा, मन कर रहा है ना मेरा कि सब कुछ खत्म कर दूं। आयना जल्दी से बोली, नहीं रिवाज, आई एम सॉरी, प्लीज ऐसे मत बोलो प्लीज, अगर तुम कुछ करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। आई कांट प्लीज। बोलते हुए उसने रिवाज का हाथ पकड़ लिया। रिवाज गुस्से में बोला, शट अप यार। बोलकर उसने एकदम से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी इस हरकत से आयना खुद को संभाल नहीं पाए और वो सीधे नीचे गिरी। इसी के साथ आयना ने झट से अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थी। उसके केबिन में आग था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी गर्मी थी। आयना गहरी सांस लेकर बोली, नहीं लगता है अब मुझे किसी भी चीज से डर। इस डर में जीते हुए पर्व को छोड़ दिया था मैंने। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी थी मैंने। अपनी प्रेगनेंसी में जहां पर लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, खुश होना चाहते हैं, वहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन झेला, अब और नहीं। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर से वापस अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। रात का वक्त। आज आयना पर्व से मिलने नहीं जा पाई थी, क्योंकि उसका अपना काम पड़ा हुआ था, इसलिए उसने शाम को करीब 3 घंटे तक पर्व के साथ कॉल पर बात की थी। रात को मौसम काफी बिगड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, पर बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही थी। पर्व इस वक्त अपने कमरे में था और वो सोने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक बहुत जोर की बिजली कड़कने की आवाज आई। पर्व तुरंत उठकर बोला, मॉम। इतना बोलकर उसने खिड़की से बाहर देखा। पर्व धीरे से बोला, माधुरी आंटी भी नहीं है, मैं नहीं सो पाऊंगा ऐसे, डैडी के पास जाऊं क्या। कुछ सोचते हुए पर्व ने अपना तकिया उठाया और वो तकिया लेकर के सीधे पूर्वांश के कमरे की तरफ चला गया। उसके कमरे में पास पहुंचकर उसने सीधे दरवाजा खटखटाया। करीब 2 मिनट बाद पूर्वांश ने दरवाजा खोला। इस वक्त उसकी आंखें हल्की लाल थी, वह शायद कुछ काम कर रहा था। पूर्वांश पर्व को देखते हुए बोला, व्हाट, यहाँ क्या कर रहे हो तुम इस वक्त। पर्व सर झुकाकर बोला, मुझे सोना है। पूर्वांश उसे देखते हुए बोला, तो मुझे इन्फॉर्म करने आए हो। ओके, बता दिया ना, अब जाओ। पर्व जल्दी से उसे देखकर बोला, बाहर बिजली कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ पर सो जाऊं प्लीज, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, पक्का। बोलते हुए वो उम्मीद भरी निगाहों से पूर्वांश को देख रहा था। पूर्वांश ने एक गहरी सांस लिया। वो कुछ सोचने लगा। उसे अपने कमरे में ऐसे किसी का भी आना पसंद नहीं था। पूर्वांश ने एकदम से पर्व की तरफ देखा, जो अभी भी उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। वो कुछ पल रुककर बोला, ओके फाइन। उसके इतना कहते ही पर्व तुरंत पूर्वांश के एक तरफ से होकर अंदर घुसा चला आया। पूर्वांश धीरे से बोला, मेरा कमरा ये, व्हाट द हेल। बोलते हुए उसने मुड़कर पर्व को देखा, जिसने बेड पर अपना तकिया रख दिया था। वो बेड पर लेटा और उसने ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरीके से ढक लिया। पूर्वांश सीधे अपने सोफे पर बैठा और उसने अपना लैपटॉप उठा लिया। वो कुछ फॉर्मुलेशन के ऊपर काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसा सिचुएशन हो चुका था कि पूर्वांश पूरी तरीके से भूल चुका था कि उसके कमरे में कोई और भी था। तभी एक बार तेजी से बिजली कड़की और पर्व चिल्लाते हुए उठा। पूर्वांश उसे देखकर बोला, क्या हुआ। पर्व रोनी शक्ल बनाकर बोला, आई एम स्कैर्ड। पूर्वांश धीरे से बोला, इरिटेटिंग। ये बच्चे होते ही इतनी इरिटेटिंग है। और सीधे पर्व की तरफ बढ़ गया। पर्व जल्दी से बोला, सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पक्का प्लीज। वो बोल ही रहा था कि तभी पूर्वांश उसके बगल में बैठा और उसे वापस बेड पर लेटा कर बोला, यहीं पर हूं मैं, आंखें बंद करो। पर्व हैरानी और कंफ्यूजन के मिले जुले भाव से उसे देख रहा था। तभी पूर्वांश चुटकी बजाकर बोला, व्हाट, क्लोज योर आइज, सुबह स्कूल है। इतना कहते ही पर्व ने अपनी आंखें बंद कर ली। थैंक फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, कमेंट।